नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के चौथी तिमाही और फाइनेंशियल ईयर 2026 के नतीजों को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ बैलेंस शीट पर छपे कुछ सूखे आंकड़े नहीं हैं। इन नंबर्स के पीछे ऑपरेशंस और रणनीतियों की एक पूरी दिलचस्प कहानी छिपी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इन आंकड़ों में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि आखिर इस शिपयार्ड का फाइनेंशियल इंजन चल कैसे रहा है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत सरकार की एक प्रतिष्ठित कैटेगरी 1 मिनी रत्न कंपनी। हमारा आज का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। 19 पन्नों का एक बेहद सघन और जटिल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसे हम एक आसान, सुव्यवस्थित और एंगेजिंग कहानी में बदलने वाले हैं। वो बारीकियां जो अक्सर ऐसी भारी भरकम रिपोर्ट्स में कहीं खो जाती हैं, उन्हें हम आज सामने लाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले FY 2026 की बड़ी तस्वीर, फिर अलग अलग सेगमेंट्स का ब्रेकडाउन, उसके बाद अंडमान कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस, नए वेज कोड्स का असर और आखिर में R&D और भविष्य की संभावनाएं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, FY 2026 की बड़ी तस्वीर। सबसे पहले इस विशाल आंकड़े पर गौर करते हैं। 5,43,169 लाख रुपए से ज्यादा। यह फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए कंपनी की कुल आय है। पिछले साल की बात करें तो यह आंकड़ा करीब 5,20,900 लाख रुपए था। तो सीधी सी बात है, टॉप लाइन यानी कुल आमदनी के मामले में कंपनी ने एक सॉलिड जंप ली है। ग्रोथ बिल्कुल क्लियर दिख रही है। और आमदनी के तुरंत बाद आते हैं उस फिगर पर जिसका इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, ₹1.50। ये प्रति इक्विटी शेयर रिकमेंड किया गया फाइनल डिविडेंड है। ये सीधा सा रिटर्न दिखाता है कि बोर्ड को अपने फाइनेंशियल हेल्थ पर पूरा भरोसा है। लेकिन अब यहां एक दिलचस्प ट्विस्ट है। कुल आय बढ़ने के बावजूद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी शुद्ध मुनाफे में गिरावट आई है। FY 2025 में ये 82,700 लाख रुपए से ज्यादा था, जो FY 2026 में घटकर करीब 71,600 लाख रुपए रह गया है। अब सवाल उठता है कि आमदनी बढ़ने के बाद भी मुनाफा कम क्यों हुआ? ऑपरेशंस के स्तर पर ऐसी कौन सी चुनौतियां थी जिन्होंने मुनाफे को नीचे खींचा? चलिए इसे समझने के लिए थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां हम अलग अलग सेगमेंट्स का विश्लेषण करेंगे। रेवेन्यू ब्रेकडाउन में हमें दो बिल्कुल अलग कहानियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ है शिप बिल्डिंग यानी जहाज निर्माण, जिसमें जबरदस्त ग्रोथ हुई है। ये पिछले साल के 2,95,000 लाख से बढ़कर 3,36,000 लाख रुपए के पार निकल गया है। लेकिन दूसरी तरफ शिप रिपेयर यानी जहाज की मरम्मत के रेवेन्यू में काफी गिरावट आई है। तो बेसिकली कंपनी के दोनों इंजन एक ही स्पीड से नहीं चल रहे हैं। अब आते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, अंडमान कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति। जरा इस टाइमलाइन को समझिए। पहले जहाज की डिलीवरी अप्रैल 2023 में ही होनी थी, दूसरे के अक्टूबर 2023 में। लेकिन आज मार्च 2026 में ये दोनों जहाज सिर्फ 55% के आसपास ही पूरे हो पाए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बायर के रिक्वेस्ट पर काम रोक दिया गया था, तो प्रोजेक्ट बीच में ही अटक गया और इस देरी की कीमत काफी भारी पड़ी है। अगर गणित के हिसाब से बात करें तो FY 2026 तक इन दोनों जहाजों के लिए मिलाकर 21,570 लाख रुपए से भी ज्यादा का लिक्विडेटेड डैमेजेस दर्ज किया गया है। एग्जैक्ट फिगर्स की बात करें तो एक के लिए 11,814 लाख और दूसरे के लिए 9,756 लाख रुपए का जुर्माना। यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसने इनकी बैलेंस शीट पर भारी दबाव डाला और प्रॉफिट को नीचे खींच लिया। पर ठहरिए, कहानी यहां निराशा पर खत्म नहीं होती। मैनेजमेंट हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। वे अंडमान और निकोबार प्रशासन और लक्षद्वीप प्रशासन के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। उनका प्लान है कि इन जहाजों को मौजूदा जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया जाए। एक रुकी हुई परियोजना को फिर से ट्रैक पर लाने का ये सच में एक बेहद स्मार्ट और रणनीतिक कदम है। आगे चलते हैं चौथे हिस्से पर और समझते हैं कि नए वेज कोड्स को कैसे नेविगेट किया गया। यहाँ कंपनी ने नए नियमों और रिस्क्स को काफी समझदारी से हैंडल किया। रेगुलर स्टाफ और अधिकारियों के लिए किसी नए प्रोविजन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी सैलरी के हिस्से पहले से ही 50% की लिमिट को पार कर चुके थे। और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उनके मामले में असर को सिर्फ ग्रेच्युटी तक सीमित रखा गया। सबसे अच्छी बात यह रही कि ये पूरा स्ट्रक्चर कॉस्ट न्यूट्रल यानी लागत तटस्थ रहा। मतलब बिना किसी बड़े एक्स्ट्रा खर्च के नियमों का पालन पक्का कर लिया गया। और अब हमारे आखिरी और शायद सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं R&D और भविष्य की संभावनाएं। फ्यूचर के लिए इनका विजन काफी बड़ा है। इस साल उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया है।
इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी में 18,000 लाख रुपए से ज्यादा और नए ड्राई डॉक में करीब 4,400 लाख रुपए लगाए गए हैं। टोटल 22,000 लाख रुपए से ज्यादा का ये इन्वेस्टमेंट अब पूरी तरह से ऑपरेशनल एसेट्स बन चुका है। ये सिर्फ खर्च नहीं है, ये वो एसेट्स हैं जो आगे चलकर रेवेन्यू के नए रास्ते खोलेंगे। और इनकी ग्रीन को गोल्ड रेटिंग का मिलना कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि शिपयार्ड सस्टेनेबल और ग्रीन इनोवेशन के लिए कितना कमिटेड है। यह साबित करता है कि उद्योग का फ्यूचर सिर्फ बड़े जहाज बनाने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वो पर्यावरण के कितने अनुकूल हैं। इस इनोवेशन को और गहराई से समझने के लिए इनके दो बेहद एक्साइटिंग R&D पायलट प्रोजेक्ट्स को देखिए। पहला है हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक। इसका जहाज पूरी तरह से बन चुका है और अब इसे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी IWI को मार्केट किया जा रहा है। और दूसरा एक पूरी तरह से स्वदेशी ऑटोनोमस सरफेस वेसल यानी बिना इंसान के चलने वाला जहाज जो अभी बन रहा है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो सच में भविष्य के समुद्री ट्रांसपोर्ट को। तो इन सब बातों के बाद अंत में एक बड़ा और दिलचस्प सवाल सामने आता है। एक तरफ अटके हुए कॉन्ट्रैक्ट्स और शिप रिपेयर जैसी पारंपरिक चुनौतियां हैं, पर दूसरी तरफ ऑटोनोमस और ग्रीन टेक का इतनी तेजी से विस्तार हो रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया गया ये भारी निवेश आने वाले कल की मैरीटाइम इंडस्ट्री की बैलेंस शीट को कैसे एक नया रूप देगा। ये एक ऐसा एरिया है जिस पर आगे नजर रखना सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।